नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए युवा और प्रतिष्ठित लेखिका आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी उलझते सुलझते रिश्ते। तो शुरू करें कहानी उलझते सुलझते रिश्ते। आज फोन पर पापा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर श्रीजा की नज़रों में पिता का स्वरूप ही बदल गया। जिसे वो हमेशा एक आदर्श पति और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पिता समझती थी, वो ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कुछ सोचेंगे भी? ये बात उसकी कल्पना से भी परे थी। कैसे इस उम्र में अपनी शादी की तारीख की सूचना देते हुए पापा की जुबान नहीं लड़खड़ाई? पापा और दूसरी शादी, वो भी 60 साल की उम्र में। यूं तो बाप बेटी के रिश्ते में कोई भी बेटी मरते दम तक अपने पिता पर अपना एकाधिकार समझती है, लेकिन श्रीजा की बात तो कुछ अलग ही थी। वो पापा की लाडली इकलौती बेटी थी, शायद इसीलिए और बेटियों से भी ज़्यादा पजेसिव थी। पापा ने उसे बचपन से ही माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। इतना प्यार दिया था कि उसके दिल में बसी माँ की तस्वीर भी धुंधली हो गई थी। लेकिन आज श्रीजा पापा के इस बदले स्वरूप को जितना ही स्वीकारना चाह रही थी, अतीत उतना ही उन पन्नों को पलट देता था जहां वो उन्हें एक पिता से अलग किसी और रूप में नहीं देख पा रही थी। जब श्रीजा करीब 12-13 साल की थी, तब एक बार उसकी दादी उनके घर आई थी। एक दिन श्रीजा अपने पापा के कमरे में सो ही रही थी। अचानक दादी ने आकर पापा से कुछ कहा। वो सब सुनकर पापा जोर जोर चिल्लाने लगे। श्रीजा की नींद खुल गई, पर वो आंखें बंद किए हुए ही उनकी बातें सुनने लगी। पापा कह रहे थे, माँ मेरे पास शादी के लिए वक्त नहीं है और ना ही मुझे शादी की ज़रूरत है। फिर उन्होंने श्रीजा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा जीवन तो बस मेरी ये बेटी है जिसका प्यार काफ़ी है मेरे जीने के लिए। मैं नहीं चाहता कोई पराई स्त्री इस घर में मेरे और मेरी बेटी के प्यार के बीच में आए। दादी ने समझाते हुए कहा था, बेटा बेटी तो हमेशा पराई ही होती है। एक दिन चली जाएगी अपने घर, फिर कैसे जिएगा तू? पापा ने कहा था, इसके बचपन की यादों को सहेज कर रख रहा हूँ। उन यादों की पोटली खोलते खोलते ही काट लूंगा अपना बुढ़ापा। श्रीजा पापा की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा उठी और निश्चिंत होकर सो गई। लेकिन आज आज अचानक क्या हो गया पापा को? ये सारी बातें उसके सामने गुत्थी सी बनकर खड़ी थीं। तभी श्रीजा का ड्राइवर आया और बोला, मैडम आज मैं जल्दी घर जा सकता हूँ क्या? मेरी बेटी का जन्मदिन है। श्रीजा ने पापा का सब गुस्सा उस पर निकालते हुए कह दिया, अब कोई और बहाना नहीं मिला तो बेटी के नाम पर छुट्टी मांग रहे हो? ड्राइवर भी अवाक सा उसका मुंह देखता रह गया। फिर श्रीजा को चेत आया और उसने उसे छुट्टी दे दी। ड्राइवर के जाते ही श्रीजा वापस उस गुत्थी में उलझ गई। पापा ने शादी की जो तारीख बताई थी वो करीब 1 महीने बाद की थी। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका पति अखिल भी 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। फोन पर यह सब बातें अखिल को कहना भी उसे अटपटा सा लग रहा था। 2 दिनों तक वो इसी उधेड़-बुन में जीती रही। इन 2 दिन में कई बार वो अपने बचपन को फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। सच्ची तो कहते हैं, कड़वे वर्तमान में सुखद अतीत सबसे अधिक सुखदायी लगता है। अखिल मुंबई से वापस आया तो आते ही उसने श्रीजा की उलझन भरी नज़रों को भांप लिया। वो बार बार उससे इस उलझन का कारण पूछने लगा। श्रीजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बातें उससे कहे भी तो कैसे। फिर भी उसने हिम्मत बटोरी और सारा कुछ अखिल को कह गई। क्षण भर के लिए तो अखिल के हाथों से भी पानी का ग्लास छूटते छूटते बचा। फिर अपने आप को संयत करते हुए श्रीजा को समझाया, अरे तुम पापा को भी एक इंसान की नज़र से देखो, वो भी तो एक इंसान है। अकेले हो गए होंगे तुम्हारे आने के बाद। श्रीजा ने एकदम से कह दिया, मैं आ गई तो क्या, मेरी यादें तो थी उनके पास। शायद ये सब पापा पर उसका अधिकार और प्यार बोल रहा था। अखिल ने कहा, चलो कल हम चलकर पापा से मिलते हैं। मिलने से कई बातें जो समस्या लगती हैं वही समाधान बन जाया करती हैं। अगली सुबह दोनों पापा के पास औरंगाबाद पहुंच गए। पापा ने बिल्कुल पहले की ही तरह श्रीजा को गले से लगा लिया, लेकिन श्रीजा बहुत ही कृत्रिम ढंग से उनसे मिली। खैर दिन भर इधर उधर की बातें होती रहीं। श्रीजा पापा को देखकर हैरान थी। उन्हें अपने फैसले पर जरा सा भी संकोच नहीं था।
रात में खाने के बाद पापा रोज दूध पीते थे। उस दिन भी श्रीजा पापा के लिए दूध लेकर उनके कमरे में गई। अखिल भी उसके साथ था। दोनों के चेहरे पर मूक प्रश्न को देखकर पापा बोले, कुछ कहना चाहते हो तुम लोग? पापा के प्रश्न सुनते ही श्रीजा के मन का आक्रोश जाग उठा, मानो वर्षों से जमा बादल बरसने को तैयार हों। उसने सीधा प्रश्न किया, आप इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? करनी ही थी तो उम्र रहते करते। पापा थोड़ी देर चुप रह गए। फिर उन्होंने श्रीजा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हें उम्र भर की खुशियां देने के लिए मैंने उम्र रहते शादी नहीं की, और शायद आज भी नहीं करता अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती। कभी कभी कर्ज चुकाना पड़ता है, नहीं तो अगले जन्म में मुक्ति नहीं मिलती। श्रीजा मन में कई प्रश्नों को लेकर पापा का मुंह ताक रही थी। पापा ने अपने हाथ मलते हुए कहा, देखो, ये बातें तुमसे करने लायक तो नहीं हैं, लेकिन अगर आज मैं तुमसे ये सब नहीं कहूँगा तो संभवतः पिता के होते हुए भी तुम अपने आप को अनाथ मान बैठोगी। बात उन दिनों की है जब तुम छोटी थी। तुम्हारी माँ को खोने के गम ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। बस तुम्हारे साथ खेल कर हमेशा अपने अतीत को भूल जाया करता था। परंतु रात का खालीपन जब कभी मुझे सताता तो मैं छत के ऊपर जाकर कई डिब्बे सिगरेट फूंक दिया करता था। कई बार घंटों तारों में तुम्हारी माँ के साथ बिताए हुए पलों को ढूंढता और गिनता रहता था। उन्हीं दिनों एक दिन एक स्त्री ने पीछे से आकर मुझसे कहा था, यह सिगरेट का धुआं सिर्फ सीने के अंदर राख का जमाव कर सकता है, दिल में दबी किसी राख को बाहर नहीं कर सकता। इतनी प्यारी बेटी है आपकी, उसके लिए तो अपने फेफड़े बचाइए। अगर आपने ही दम तोड़ दिया तो वो अनाथ आश्रम में ही पलेगी बढ़ेगी। मैंने पलटकर गुस्से में उससे कह दिया, आपसे मतलब? और इतना बोलने का अधिकार दिया किसने है आपको? वो बेबाक सी बोल गई, अधिकार दिया या मांगा नहीं जाता, बस छीना जाता है। वो हमारी पहली मुलाकात थी। उस समय तुम्हारी उम्र करीब 7 साल की थी। उसकी बातों का जादू था कि मैंने उस दिन के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अपने अलावा किसी और स्त्री की छाप अपने पापा पर देख श्रीजा के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। आज क्या कुछ बताने वाले हैं पापा? खैर, अपने आप को संयमित करते हुए उसने भारी आवाज से कहा, तो फिर? पापा आगे कहने लगे, बेटा, उसके बाद मैं ऊपर सिगरेट के लिए नहीं, कुछ अच्छे पलों के लिए छत पर जाने लगा। उसका नाम सुधा था। वो पड़ोस में भैया भाभी के साथ रहती थी। हमारे घर की छत मिली हुई थी। उम्र में मुझसे 4-5 साल छोटी थी सुधा, परंतु बहुत ही समझदार थी। हम जब भी साथ होते तुम्हारी माँ के साथ बिताए हुए पलों को बांटते। अतीत बांटने वाला मिल जाए तो खाली वर्तमान भी कुछ पल के लिए ही सही पूर्णता का एहसास दिला जाता है। इसी क्षणिक पूर्णता के लालच में मैं रोज उससे मिलने लगा। वो पढ़ाई के बहाने छत पर आ जाती और मैं उसके बहाने। करीब 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मुझे तो वो बस भाती रही, लेकिन उसने मन ही मन मुझे अपना सब कुछ मान लिया। एक दिन अमावस की रात थी। शायद वो उसके जीवन की भी अमावस थी। सुधा छत पर आई और मुझसे लिपट कर कहने लगी, मैं सारा जीवन बस आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं आपकी बच्ची को भी उसकी माँ का प्यार दूंगी, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कभी अपनी संतान की कामना भी नहीं करूँगी। मैंने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। सुधा अपने गाल पर हाथ रखकर एकटक मेरी ओर देखती रही। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा। फिर मैंने कहा, सुधा, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी शादी की उम्र है, तुम्हें कई लड़के मिल जाएंगे। हमारे बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अतीत के प्यार से भरे मेरे दिल में वर्तमान में प्यार के लिए किसी जगह की गुंजाइश ही नहीं है। वो अपलक मुझे देखती रही और फिर कहने लगी, कितनी कीमत है आपकी नज़रों में अपने प्यार की। सच खुश नसीब थी आपकी पत्नी। खैर चलिए, आप चाहे जो भी रिश्ता रखें न रखें, मैं तो सारी उम्र आपकी ही तरह आपके प्यार में जीऊँगी। आप ही मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य रहेंगे। ये मेरा मुझसे वादा है। मैंने उसे जोर का थप्पड़ मारा था। मैं जानता था कि वो कितनी बड़ी वेदना से गुजरी होगी, लेकिन फिर भी वो मुझसे लिपट गई और ये सब कह गई। ये अधिकार मुझे भी अच्छा लगा। पागल सी थी सुधा। तभी श्रीजा ने कहा, पापा, तो आज इतने वर्षों बाद क्यों? क्या माँ की यादें धुंधली हो गईं, या मेरी जिम्मेदारी अखिल को सौंप कर आप उसे अपनाना चाहते हैं? पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर गहरी सांस ली और कहा,
अगर उसे अपनाना होता तो तभी अपना लेता। उस रात के बाद मैंने उससे मिलना ही छोड़ दिया था। वो कई बहाने बनाकर आती, लेकिन मैं कुछ और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता। लेकिन एक दिन वो मेरे घर आई। उसकी आंखें डबडबाई सी थीं। कहने लगी, आज बहाने बनाकर मत जाइएगा, आज मैं सदा के लिए जा रही हूँ। भैया का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया है। इतने सालों में एक अच्छे दोस्त की आदत मुझे भी हो गई थी, पर मैंने अपने दर्द को छुपाते हुए कह दिया, चलो अच्छा है। उसके बाद मेरा संपर्क उससे ऐसा टूटा जैसे मैं कभी उससे मिला ही नहीं था। श्रीजा ने मानो चैन की सांस ली। चलो, पिछली कहानी में बस इतना ही था। सचमुच बच्चे हर पुरुष के प्रेमी रूप की कल्पना कर सकते हैं, बस अपने पिता का प्रेमी रूप कभी स्वीकारना नहीं चाहते। तभी अचानक पापा का मोबाइल बजा। पापा कह रहे थे, वकील साहब शादी की तारीख वही रखिएगा, मैं अपने बच्चों के साथ आ जाऊंगा। श्रीजा के हाथों से कॉफ़ी का ग्लास नीचे गिर गया, ठीक उसी तरह जैसे अभी अभी शादी की बात पर पापा उसकी नज़रों से गिरे थे। वो गुस्से से आग बबूला हो उठी। पापा प्लीज़, हमें शर्मिंदा करने पर क्यों तुले हैं? उसके उत्तेजित होने पर पापा गंभीरता से बोले, पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर पहुंच जाना कितना तक सही है श्रीजा? श्रीजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें नीचे करते हुए सॉरी पापा कहा। पापा फिर कहने लगे, बेटा करीब 4 महीने पहले मैं तुम्हारी माँ के जन्मदिन पर हर बार की तरह विकलांग भवन गया था। मुझे कुछ मिठाइयाँ और फल वहाँ देने थे। अचानक किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, थैंक्स। मैं अनसुना कर आगे निकल गया, लेकिन तभी मैं किसी की व्हील चेयर से टकराकर गिरने लगा। जब तक मैं उठ रहा था तब तक किसी ने पीछे से कहा, प्लीज़ देख कर चला कीजिए, नहीं तो अपने साथ साथ आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देंगे। पलट कर देखा तो बेड पर एक महिला लेटी थी। उसका चेहरा देखा तो यकीन नहीं आया, वो सुधा थी। मैं उसके पास गया। वो मुझे देखकर ही पहचान गई थी। उसने कहा, आज सीमा जी का जन्मदिन है ना, और इसीलिए आप यहाँ फल बांटने आए हैं? मैं आश्चर्यचकित था। सुधा और यहाँ इस हालत में? इतने सालों से उसे मेरी इतनी छोटी सी बात याद रही। शीजा का धैर्य अब टूटता जा रहा था। उसने पूछा, तो क्या सुधा जी विकलांग हो गई थी? उनके पास कोई और नहीं था? उन्होंने शादी भी नहीं की थी? नहीं, पापा ने कहा। पागल जो थी। 1 साल पहले सुधा और उसके भैया भाभी नासिक जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। भैया भाभी दोनों भगवान को प्यारे हो गए। बस वो अभागी यहाँ इस विकलांग भवन में आकर जीने के लिए बच गई। साल भर से वहीं पड़ी है। उसकी एक भतीजी है, शादी करके अमेरिका में सेटल हो गई है। वही उसके यहाँ रहने का खर्चा भेजती है। उसने सुधा को अमेरिका भी बुलाया था, लेकिन उस पागल ने कह दिया, चल फिर नहीं सकती तो क्या, अपने देश में कम से कम सांसें तो अपनी सी खुशबू में ले पाऊंगी। विदेश में तो हवा में भी अपनापन नहीं होता। फिर मैंने पूछ ही लिया था, और तुम्हारा पति? थोड़ा सा हंसी और फिर कहा, आप पर उम्र का असर हो गया है, शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। आपको याद नहीं, मैंने कहा था आप ही मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य रहेंगे, जीवन भर। जरूरी तो नहीं सभी रिश्ते बंधनों में बंधकर ही निभाए जाएं। श्रीजा के पापा की आंखों में आंसू भर आए। भर्राई हुई आवाज में कहने लगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था श्रीजा कि उस रात की बात पर जीवन भर टिकी रहेगी ये। उसके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है। बेचारी दिन भर हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी रहती है। डॉक्टर कहते हैं कुछ कह नहीं सकते, शायद ठीक हो भी जाए और शायद कभी नहीं। मैं उसे बस इसी तरह घर ले आना चाहता था, पर विकलांग भवन वाले पूछने लगे कि आपका इनसे क्या रिश्ता है। मैं क्या कहता, कानून तो अंधा होता है और दिल से जुड़े रिश्तों का तो कोई सबूत नहीं होता। इसलिए उन लोगों ने सुधा को ले जाने से मना कर दिया। श्रीजा, मैंने सुधा के साथ कभी अपना सुखद अतीत बांटा था। मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं उसका खालीपन दूर करूं। मैं उससे रोज़ मिलने जाने लगा। मेरे जाने से उसके चेहरे से क्षण भर के लिए सारी पीड़ा हट जाया करती थी। मैं उसे अपने साथ लाकर कई ऐसे पल देना चाहता था। इसीलिए आखिरकार एक दिन मैंने उससे कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हंसने लगी। कहा, दया खाकर किसी रिश्ते का अपमान तो ना कीजिए। आप हमेशा से दोस्त मानते रहे हैं, मुझे वही मानिए और मैं आपको अपना। उसके बाद वो चुप हो गई। श्रीजा ने फिर पूछा,
तो फिर वो शादी के लिए मान कैसे गईं? पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, मैंने उसे अपनी ज़रूरत बताई। मैं जानता था कि बिना ऐसे किए वो शादी के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी सिगरेट छुड़वा दी, मेरी बिटिया भी अपने घर संसार में व्यस्त हो गई और उसकी माँ तो भगवान को प्यारी हो ही चुकी है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हम साथ साथ अतीत के तारे तो गिन ही सकते हैं। चलो माना, मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, पर तुम तो हमेशा से मुझे पति ही मानती रही हो। इस बूढ़े को ये शादी कर मैं तुम पर नहीं अपने आप पर मेहरबानी करूँगा। सुधा की आंखें छलक गईं। वो मेरा हाथ थाम कर घंटों रोती रही, जो उसकी स्वीकृति का संकेत था। मैंने कोर्ट में सारी बातें करके ही तुम्हें बतलाया। श्रीजा, मुझे मेरे दिए संस्कारों पर इतना तो भरोसा था कि तुम दोनों मुझे सब कुछ बताने का एक मौका दोगे और तभी मेरे बारे में कुछ भी निर्णय लोगे। इतने दिनों से इन सारी बातों पर श्रीजा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज पापा के इस एक वाक्य ने उसे झकझोर दिया। सच्ची तो कहा था पापा ने। सिगरेट भी छूट गई, दोस्त भी, माँ भी और बिटिया भी। श्रीजा आत्मग्लानि से भर उठी। क्यों नहीं सोच पाई वो पापा के अकेलेपन के बारे में? ये तो सही ही था कि पापा सुधा को अपनाकर खुद पर ही मेहरबानी करते। वो बचपन की तरह पापा के गले लगकर रोने लगी। कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने मेरे साथ बिताए दिनों को भुला दिया और माँ के अतीत को भी। पर सच तो यही है कि आप माँ और मेरे साथ बिताए पलों को ही सुधा जी के साथ फिर से जीना चाहते हैं। ऐसी शारीरिक स्थिति में भी आपने सुधा जी के प्यार का मान रख लिया। आपने साबित कर दिया कि मैं कभी गलत नहीं सोचती थी कि मेरे पापा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पापा हैं। अखिल झट से 3 कप कॉफ़ी बना लाया और कहने लगा, पापा की लाडली बिटिया, अब आंसू का समंदर बन जाएगा कमरे में। अभी आप सुन रहे थे आरती प्रणय जी की लिखी हुई एक बेहद प्यारी सी कहानी, उलझते सुलझते रिश्ते। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।